अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। सुबह बखैर आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे गजा के मजलूम आवाम तक इमदाद पहुंचाने के लिए ग्लोबल समूद फ्लोटेला, जो कि एक बार फिर इसराइली जारियत का निशाना बन गया है। 1 और 2 अक्टूबर की दरमियानी शब इसराइली अफवाज ने इस फ्लोटेला पर हमला करके दर्जनों कश्तियों को रोक लिया और मुख्तलिफ ममालिक के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इतलात के मुताबिक इस फ्लोटेला में 37 ममालिक के कारकुन शामिल थे, जिनमें पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने इस पेशरत पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि फ्लोटेला में शामिल पाकिस्तानी शहरियों की सलामती और फलाह बहबूद हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता और इसराइली इक़दामात को बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी समझता है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की रिहाई और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खित्ते के बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ करीबी राब्ते में है। फ्लोटेला में शामिल पाकिस्तानी शहरियों के अहले खाना का कहना है कि आखिरी मरतबा उनका अपने प्यारों से राब्ता गुज़श्ता रात हुआ था, इसके बाद से वो राब्ते में नहीं है। वाज़ेह रहे कि इसराइली फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान मारूफ स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थेनबर्ग समेत 200 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और उनमें पाकिस्तानी वक्त के सरबराह साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं, जिन्हें इसराइली अफवाज ने बराह रास्त जहाज़ पर चढ़ाई के दौरान हिरासत में लिया। इस हमले के बावजूद फ्लोटेला का मिशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। तर्जुमान ग्लोबल समूद फ्लोटेला के मुताबिक गिरफ्तारियों और रुकावटों के बावजूद अभी कम से कम 4 कश्तियां इमदादी सामान के साथ गजा की जानिब बढ़ रही हैं, जबकि बाकी 40 कश्तियां इसराइली हिरासत में हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाक फ़लस्तीन फोरम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मुश्ताक अहमद खान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि वो बसर कश्ती पर मौजूद सैयद अजीज निज़ामी ने इसराइली कार्रवाई के वक्त की सूरत हाल की इत्तला दी थी। ये वाक़या न सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम के हक में आलमी यकजहती की जदोजहद पर कारी ज़र्ब है, बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान भी छोड़ता है कि इंसानी बुनियादों पर इमदाद ले जाने वाले कारकुनों को किस कानून के तहत रोका और गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही अफसोसनाक ये खबर है, क्योंकि फ्लोटेला का काम था ह्यूमैनिटेरियन एड फ्राहम करना और बार बार वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डिफरेंट वीडियोज़ आ रही थी, ये भी कह रहे थे कि हम लोग सिर्फ एड लेके जा रहे हैं, हमारे पास कोई जंगी सामान नहीं है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमें प्लीज़ गजा तक जाने दें और भूखे मासूम बच्चों की मदद करने दें, क्योंकि वो कितने अरसे से वहाँ कितने कहत साली का शिकार हैं। और देखा ये जाए तो अगर हम इस पर बात करें तो यहाँ कहाँ यूनाइटेड नेशंस खड़ा हुआ है, कहाँ डिफरेंट फोरम्स इस पर बात करें, कोई फ्लोटेला का जिक्र भी नहीं कर रहा, मगर साथ साथ जो हैं कि मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से भी अब अपील की जा रही, क्योंकि उनके शहरी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। कुदरत ने हमेशा बेशुमार ऐसे फल अता किए हैं जो ना सिर्फ लज्जत और जायके में लाजवाब हैं, बल्कि हमारी सेहत को भी कई बीमारियों से महफूज रखते हैं। इन्हीं कीमती फलों में से एक है अमलोग, जिसे जापानी फल या अंग्रेजी में प्रिस्मॉन भी कहा जाता है। ये फल अपनी दिलकश तारीखी रंगत, मीठे जायके और नरम गूदे की बदौलत हर उम्र के अफराद में मकबूल है। पाकिस्तानी आबो हवा इस फल के लिए मौजू है, इसलिए इसकी काश्त भी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अमलोग गर्म मिजाज फल माना जाता है और माहिरीन का कहना है कि इसे हमेशा मुकम्मल तौर पर पका हुआ खाना चाहिए, क्योंकि कच्चा अमलोग मैदे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ग़िज़ाई एतबार से देखा जाए तो ये फल विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, कैल्शियम और कहते हैं ना कि फौलाद और पोटेशियम से भरा है। सिर्फ 100 ग्राम अमलोग में जो औसतन 80 जो किलोज पाई जाती है, जो इसे वज़न घटाने वालों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब समझा जाता है। ये फल क़ुव्वत मुदाफ़िअत बढ़ाने, दिल की बीमारियों से बचाने, हाजमा बेहतर और आँखों की बीनाई को तेज़ रखने और कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों के ख़तरात को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। यही वजह है कि माहिरीन ग़िज़ाइयत इस फल को कुदरती शिफा भी कहते हैं। तो आज के दौर में जब मौसमी ग़िज़ाएँ हैं और जंक फूड बढ़ गया है और लोग जो है ऐसे कुदरती फल जो है नहीं खा रहे और सिर्फ जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाई अज़्ज़ा जो फराहम करते हैं, बल्कि बीमारियों से बचाव में भी ये फल जो है ये बहुत मदद साबित होता है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत हिबा उस्मान, जिनको हम शो में वेलकम करते हैं। उनसे पूछते हैं कि जापानी फल की क्या अहमियत है। जी अस्सलाम वालेकुम हिबा। वालेकुम अस्सलाम। हमने सोचा कि हम क्यों ना अपने प्रॉपर शो का आगाज़ फल से करें, क्योंकि कहते ना कि जब सेहत है तो सब कुछ है। तो जापानी फल जो है ये किस एतबार से अहमियत रखता है?
अच्छा, फ्रूट ये वो वाहिद फ्रूट है जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है, और ये अमूमन सर्दियों में इसलिए आया जाता है, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि इसकी मतलब ये गर्म माना जाता है। बहुत से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसको खाने से सर्दियों में आपकी बहुत सी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कंप्लीट होती हैं। अब जापानी फल बहुत से मिथ भी हैं, कॉन्सेप्ट भी गलत हैं कि मीठा बहुत होता है, इसको डाइट में ऐड नहीं करना चाहिए, ये वेट गेन कर लेता है। लेकिन देखिए, फ्रूट्स जो है ना आपको हमेशा फ्रुक्टोज देते हैं, उसने आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। एक लिमिटेड अमाउंट में जब हम फ्रूट लेते हैं और उसकी लिमिटेड अमाउंट डोज आपके कंसल्टेंट सेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटिक है, हाई कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है या यूरिक एसिड का मरीज़ है, उसके लिए जो भी डोज फ्रूट की सेट होती है वो कंसल्टेंट सेट करते हैं। अच्छा। लेकिन आप किसी फ्रूट को क्रॉस नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, आपने हर फ्रूट को एंजॉय करना है। जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं और आपने कहा है कि जापानी फल आया हुआ है, जापानी फल को हर कोई एंजॉय कर सकता है क्योंकि ये बेइंतहा प्रॉपर्टी रखता है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इसमें विटामिन, जैसे आपने कहा ए है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसको हाईलाइट करती हैं? ये इसी को हाईलाइट करती हैं कि जाहिर सी बात है, अगर ए है तो सी है तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ए है तो इसमें कैरोटीनॉइड है, तो यानी कि एक फल के ज़रिए आप मल्टीपल मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के मिनरल्स ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों को पॉइंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम पॉइंट करें कि विटामिन ए किस फॉर्म में इसमें प्रेजेंट होता है, तो जैसे मैंने जिक्र किया कि विटामिन ए कैरोटीनॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी आंखों की आई साइट जिनकी वीक होती है, या मैं कहती हूँ जिनकी क्रॉनिक स्टेट तक पहुँच गई, वो नहीं, जैसे स्टार्टिंग में, जैसे बच्चों को स्टार्टिंग में शुरू में ही आप जो है ना हर फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस किया करें, क्योंकि हर फ्रूट में अपनी एक प्रॉपर्टी है जो बच्चों के लिए बहुत। अच्छा, आपने बच्चों की बात की, बच्चे जब इस फल को देखते हैं तो कहते हैं ऐसे लगता है जैसे टमाटर है। एग्जैक्टली, ठीक है, वो नहीं खाते, क्योंकि अगर हम बच्चों की बात करें तो हर घर का ये एक प्रॉब्लम है कि फ्रूट में भी उन्होंने बड़े चूज करके खाने हैं, सिलेक्टिव फ्रूट्स खाने हैं, तो कैसे बच्चों को इस फ्रूट की तरफ राग़िब कर सकते हैं हम? अच्छा, अगर आप पूछे ना तो ये एक ना बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं कि इसको खाने के बाद गला बहुत ड्राई सा हो जाता है, हमसे नहीं खाया जाता, बहुत से बच्चे कंप्लेन करते हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ कि इसका ना शेक बना दें बच्चों को। अच्छा, वो कैसे? हाँ, वो बहुत आसान, लेकिन आपने मिल्क के साथ इसको ब्लेंड नहीं करना, पानी के साथ इसका जो है ना जो सारा अंदर से गूदा है वो बना के, तो इसको योगर्ट के साथ भी दे सकते हैं, दूध के साथ भी दे सकते हैं। जो बच्चे नहीं खा पाते दूध से, जिनको मसला, वो योगर्ट में डाल दें, उसको ब्लेंड कर लें और अच्छी तरह योगर्ट में डाल के ऊपर पूरा एक मील तैयार कर लें। जैसे हम ओट मील तैयार करते हैं वैसे आपने ओट मील तैयार करना है, बट फ्रूट की जो स्पेस है उसमें आपने जापानी फल का आपने वो ब्लेंड किया हुआ जापानी फल डाल देना है। अब क्वेश्चन आता है कि कितना, कब और कैसे खाया जाए। अब कितना खाना है, ये जैसे अगर आम नॉर्मल BMI का पेशेंट है या नॉर्मल इंसान है, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना चाह रहा है, तो डेली के 2 जापानी फल वो आराम से कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम डायबिटिक हैं और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जापानी फल ले सकते हैं, नहीं ले सकते? इसमें शुगर लेवल ज़्यादा है? हाँ जी, क्योंकि ये ना 113 कैलोरीज एक जापानी फल देता है, ऑलमोस्ट 113 कैलोरीज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फाइबर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप देखें हमारे जितने कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं, अगर इस मौसम में हम वो मतलब पेशेंट अटेंड करते हैं तो हम उनकी डाइट में जापानी फल ज़रूर ऐड करते हैं, बिकॉज इससे आपका गट बहुत अच्छा रहता है, इसकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है पेशेंट की ज़ाहिर बात है, मैदा अच्छा है तो उसकी स्किन बहुत अच्छी होती है। तो जैसे मैंने ये बात की कि इसमें विटामिन सी, बी का कंटेंट है, ए का कंटेंट है, तो ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जगह की गर्मी के लिए या मैदे की, जिसको बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, अल्सर का इशू है या और भी क्रॉनिक इशू है मैदे की, तो उसके लिए कितना ये कारगर है ये फल? बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने कहा है कि ये आपकी कॉन्स्टिपेशन से ही मैदे का मसला स्टार्ट होता है, सबसे पहला इनिशियल स्टेप है। तो जब आपने कॉन्स्टिपेशन को क्योर कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी बाकी मैदे के मसाइल भी क्योर हो जाते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिपेशन क्योर क्या है कि अगर आपने इसको डेली 2 कंज्यूम किए, डायबिटिक पेशेंट है तो डेली आपने 1 कंज्यूम करना है। ठीक है, डेली 1 कंज्यूम किस टाइम पे करना है? स्नैक टाइम पे। आपने या तो 12 से 2 के दरमियान या 4 से 5 के दरमियान, रात को नहीं लेना। और कोशिश करें खाना खाने से पहले हमेशा फ्रूट को कंज्यूम करें, 1 से 1.5 घंटा पहले। ठीक है, 12 से 2 में जब डाइजेशन आपकी बहुत अच्छी होती है तो उसमें कोशिश करें कि आप ये फल कंज्यूम करें, और उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, आपके गट बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, तो आपकी जिनको कॉन्स्टिपेशन या फिस्टूला का इशू है वो इसमें रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा हिबा, ये भी बताइएगा कि अक्सर देखा है जब डाइट प्लान्स डॉक्टर देती है, न्यूट्रिशनिस्ट देती है वज़न कम करने के लिए, तो इस जापानी फल का इस्तेमाल कहती हैं ज़्यादा करें, क्यों?
अच्छा, ज़्यादा नहीं, वो उनकी भी एक लिमिट होती है, एक सर्विंग साइज़ होता है ना, जैसे 2 से 3 सर्विंग साइज़ हमने मतलब 2 सर्विंग साइज़ हमने फ्रूट का रखना होता है। उसमें हम एक जो जापानी फल है, एक सर्विंग 60 ग्राम की होती है फ्रूट की। तो जाहिर सी बात है जब हमने फ्रूट की सर्विंग देनी होती है तो हम वो सर्विंग देंगे जिसका जो हमारी बॉडी को, क्योंकि जब हम डाइट कर रहे होते हैं हमारे अंदर बहुत सी डेफिशिएंसीज चल रही होती है, हम वीक फील कर रहे होते हैं, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे होते, वर्कआउट के लिए जा नहीं पा रहे होते, वॉक नहीं कर पा रहे होते, तो हमने ऐसे फ्रूट देना जो हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दे। तो फ्रूट्स जो है ना, हमारे फ्रूट्स हमेशा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं, लेकिन जापानी फल वन ऑफ द बिगेस्ट कह लें कि सोर्स ऑफ एनर्जी है कि अगर आप उसको एक जापानी फल बिफोर वर्कआउट भी लेकर जाते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है। अच्छा हिबा, मुझे बताएं कि ये बेसिकली हम चाह रहे थे कि इसके हम फ़ायदों के ऊपर बात करें कि ये जापानी फल के फ़ायदे कौन से, तो 10 कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो इस फल से हम ले सकते हैं? सबसे जो इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताई, एंटी एजिंग का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, जारी बात है आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कवर होगी। अर्थराइटिस के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी बॉडी में स्वेलिंग होती है, स्मॉल जॉइंट्स में स्वेल हो जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वर्म का काम करता है, यानी कि स्वेलिंग कम करता है आपकी बॉडी से। जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है, जिनको मैदे के मसाइल हैं उनकी मैदे के मसाइल को दूर करता है। हाँ जी, आंखों का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का जिनको इशू है। अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल का मरीज है वो इसको ज्यादा कंज्यूम कर सकता है, 2 से 3 जापानी फल वो डेली का इस्तेमाल कर सकता है, इससे इसका कोलेस्ट्रॉल बेटर होगा। ये HDL जो LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बेहतर करता है। हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से HDL लेवल भी कम हो जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, HDL लेवल कम हो जाता है। ठीक है, LDL लेवल जिसको कहते हैं, इसको ये यानी कि इसको कम करता है आपकी बॉडी में जापानी फल। और आपके जैसे स्किन बहुत अच्छी करता है, आपकी आईसाइट बहुत अच्छी करता है। अपेंडिक्स के जो मरीज हैं, जैसे मैं ये तो नहीं कहती कि पेन एकदम से स्टार्ट हो गए, जारी बात है एक सिचुएशंस हैं, एक लिमिट है। आपका अगर हल्की हल्की आपको लग रहा है कि आप क्योर हुए हैं अपेंडिक्स से, या अपेंडिक्स की आपको शिकायत आ रही है, उसमें भी आप जापानी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है कि कच्चा जापानी फल नहीं खाना चाहिए? अच्छा, गट का ही इशू आते हैं। देखिए, एक बहुत कच्चा होता है, एक बहुत पिलपिलासा होता है, देखें जिसमें आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। आपने मिडल देना है, ना ज़्यादा कच्चा हो ना ज़्यादा पका हो, मिड में जो होता है जैसे सॉफ्ट सा होता है वो लेना चाहिए। और जो बहुत से लोग इसका छिलका भी उतार के खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन छिलके में ही सारी आपकी बहुत सी जो है ना फाइबर आपके छिलके में जाता है, तो छिलका खाना चाहिए आपको, हर फ्रूट का छिलका खाना चाहिए। वो अलग बात है किसी को जैसे IBS के हैं, गट इश्यूज हैं, या जिसको जैसे एप्पल भी अगर देख लें तो बहुत से क्लाइंट्स को वो कॉन्स्टिपेटेड करता है अगर हम छिलके के साथ दें। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर कि उसको किस तरह देना है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ज़्यादा इस्तेमाल हर चीज़ की नुकसानदेह है। आप अपनी बॉडी को उस चीज़ पे लिमिट करें कि आपकी एक सर्विंग आपको कितने फ़ायदे दे रही है। अब हम क्यों इसको डाइट में ऐड करते हैं? इसलिए ऐड करते हैं कि इससे आपकी एपेटाइट कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, भूख मर जाती है ये अगर आप फाइबर ज़्यादा चला जाता है, आपको खाने की तलब कम हो जाती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि दोपहर के खाने से पहले जब आप इसको लेंगे तो ऑटोमेटिकली दोपहर का खाना कम खाएंगे, और अगर आप शाम में ले रहे हैं तो रात का खाना कम खाएंगे। कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? नहीं, देयर इज नो साइड इफेक्ट। हर तरह के लोग खा सकते हैं, हर चीज खा सकते हैं, हर तरह के, अल्लाह ताला की नेमत है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है। इससे देखें, फीमेल्स जिनको बहुत कॉन्शियस होती हैं कि हमारी स्किन खराब हो रही है, डल हो रही है, हम ग्लो नहीं कर रहे, ये आप ड्राइनेस आपको पता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा है, तो जो फीमेल्स को अपनी स्किन इश्यूज़ का बहुत इशू है वो ये कंज्यूम करें, क्योंकि उनके स्किन इश्यूज़ हमेशा गट से स्टार्ट होते हैं। तो उनका मैदा खराब होता है तो उनका स्किन इश्यूज़ खराब होते हैं, तो मैदा अच्छा रखने के लिए आपको इसको कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने बताया है कि 2 ले सकते हैं आप पूरे दिन में जिससे अपनी डाइट को बैलेंस करना है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी माहिर ग़िज़ाई हिबा उस्मान, जिनका कहना था कि जापानी फल जो है ना उसके बहुत से फ़ायदे हैं। वो कम सीज़न के लिए आता है, बहुत कम दिनों के लिए आता है क्योंकि सर्दी का सीज़न ही बहुत कम होता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। आपके बालों का इशू हो, आंखों का इशू हो, मैदे का इशू हो, बड़ी आंत का इशू हो, कोलेस्ट्रॉल का इशू हो, या किसी और चीज़ का इशू हो स्किन रिलेटेड, तो आप इस फल को कंज्यूम कर सकते हैं और डाइट का हिस्सा बना सकते हैं जो लोग डाइट पे हैं आजकल। और इसके फ़ायदे तो हमने बताए हैं और मज़ीद भी बताएंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमने सेहत के हवाले से बात की, अब आपको लिए चलते हैं यूरोप, और यूरोप के हसीन तरीन सियाहती मकाम में से एक स्पेन का जजीरा अबीज़ा आज एक दिलखर्श और कहते ना कि मंजर पेश कर रहा था। वहाँ सियाहों की ख्वाब और बारिश और सैलाब के भयानक तूफ़ान में डूब गए हैं। गैब्रियल नामी तूफ़ान के नतीजे में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जजीरे की रौनकों को मान कर दिया है। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर फ़ौज तलब करना पड़ गई है। अबीज़ा का हवाई अड्डा, जहाँ हर साल लाखों से आते हैं, बारिश के पानी में डूब गया है। निकासी आब ना होने की वजह से सिक्योरिटी और चेक एरिया की छत जो है वो टपकने लगी और एयरपोर्ट के अंदर पानी भर गया है। जजीरे की मरकजी सड़कें और दाखिली रास्ते कई फुट पानी में डूब गए हैं। जगह जगह गाड़ियां सैलाब के तेज बहाव में बहती हुई दिखाई देती हैं। होटलों और इमारतों में पानी दाखिल हो गया है और सड़कों ने नदी नालों का मंजर पेश करना शुरू कर दिया है। फिजाई वीडियोज में देखा जा सकता है कि सी व्यू परवाह के पूरा इलाका आलूदा पानी में डूबा हुआ है। लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं और कुछ पानी के तेज बहाव में फंसे दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ को रेस्क्यू एहलकारों ने बड़ी मुश्किल से निकाला है। हुकूमत ने गैर मामूली खतरे का रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है और फौज और पुलिस के इजाफी नफरी जो है अबीज़ा रवाना कर दी है। फौजी दस्तों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 148 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। नाजरीन, कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन नहायत पेचीदा थे। एक वाक़े में 2 मर्द, एक खातून, एक बच्ची और 2 कुत्तों को, जी हाँ 2 कुत्तों को भी एक पैडल बोट के जरिए पानी के तेज़ बहाव से बचाया गया है। अबीज़ा जो अपनी साहिली खूबसूरती, पार्टी कल्चर और पुरकशिश सियाती मनाजर के लिए दुनिया भर में मशहूर है, आज कुदरती आफत की लपेट में है। सवाल यह है कि अब आबो हवा की ये शिद्दत क्या सिर्फ एक हादसा है या माहौलियाती तब्दीलियों की एक बड़ी जो है वार्निंग है। और वार्निंग क्यों ना हो, पूरी दुनिया में जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और देखा है कि पाकिस्तान जो है अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से पहला मुल्क ऐसा है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के दूसरे मुल्क भी मुतासर हुआ और एक सर्वे के मुताबिक मालदीव्स जो है कुछ अरसे बाद लाइक 2030 के बाद उसका नामो निशान भी नहीं रहेगा। ये एक रिसर्च के मुताबिक कहा जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 1/3 ऑफ द वाटर जो है दुनिया में वो वाकई जजीरों को कवर कर लेगा। जिस तरह का हमने देखा है, ये मैन मेड क्लाइमेटिक चेंजेस हैं जो दुनिया में मुतासर हो रहे हैं और सबसे बड़ा मुतासर तो पाकिस्तान है, जिसमें देखा कि हालिया बारिशों की सूरत हाल ने क्या हालत कर दी है मुख्तलिफ इलाकों की। अगर हम KP की बात करें, GB की बात करें, पंजाब की बात करें और सिंध की भी बात करें, तो व्यूअर्स देखना यह है कि अपने माहौल को हमने खुद सही बनाना है, माहौलियाती आलूगी को ख़त्म करना है और इस पूरी दुनिया को कहते हैं ना कि रहने के काबिल बनाना है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब बात करते हैं लाहौर के सेशन कोर्ट ने मारूफ यूट्यूबर सईदुर रहमान उर्फ डकी भाई की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। डकी भाई पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो जुए और बैटिंग एप्लीकेशंस की तशहीर के साथ ही उन पर फहिश मवाद और लोड करने के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। एडिशनल सेशन जज ने केस की समाअत के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। ये मुकदमा नेशनल क्राइम कंट्रोल NCCIA लाहौर की जानिब से 17 अगस्त को दर्ज किया गया था। मुकदमा एक इंक्वायरी के बाद सामने आया है, जिसमें यह इंकशाफ हुआ है कि चंद यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स माली फ़वाइद के लिए आवाम को जुए और बैटिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करने की तरगीब दे रहे हैं। सईदुर रहमान को 20 दिन तक NCCIA की हिरासत में रखा गया और बाद अज़ां अदालती रिमांड पर जेल भेजा गया। उनकी कानूनी टीम ने 9 सितंबर को जमानत के लिए दरख्वास्त की थी, जवाब मुस्तरद हो चुकी है। इस सूरत हाल ने कई सवालात को जन्म दिया है। क्या वाकई डकी भाई ने ऑनलाइन गैमलिंग के जरिए खतीर दौलत कमाई? अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या उनकी ज़मानत किसी आला अदालत से मंजूर हो सकती है या नहीं? सख्त सज़ा का सामना होगा। ये केस ना सिर्फ एक यूट्यूबर के करियर बल्कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सरगर्मियों के लिए भी एक अहम कानूनी मिसाल बन सकता है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू और जानेंगे जो दिफात लगी हैं क्या वो मुस्तरद हो सकती हैं। हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट वकास अनवर साहब ने, जिनको मैं वेलकम कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने देखा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कितनी जल्दी से ऊपर गए हैं और लोगों ने रातों रात पैसा कमाया है, लेकिन ये नहीं पता था ये गैम्बलिंग हो रही है। हमें ये नहीं पता था कि ये जो है ऐसी ऐप्स इस्तेमाल हो रही हैं जो इस तरफ धकेल रही हैं। तो आप क्या कहेंगे, डकी भाई के ख़िलाफ़ जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं वो वाकई मजबूत हैं? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इस पे ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं क्या ये दुरुस्त हैं कि गलत हैं।
NCCIA जो एक डिपार्टमेंट है साइबर क्राइम का, FIA का, उन्होंने पहले इसकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद उन्होंने जितने ऑफेंसेस हैं वो इस्टेब्लिश किए। फिर उन्होंने इसके अकाउंट्स चेक किए। इसके अकाउंट्स में फ़ॉरेन फंडिंग के पैसे आते हैं, जिसका जवाब मांगते हैं इसके पास रीज़नेबल जवाब नहीं होता। फॉरेन फंडिंग? जी जी, फॉरेन फंडिंग। देखें, बैटिंग ऐप्स के ज़रिए इसके अकाउंट में बाहर से फॉरेन कंट्री से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। वो पैसे किस ज़ुमरे में आते हैं, इसके पास कोई भी रीज़नेबल इसका आंसर नहीं होता। ज़ाहिर बात है, अगर एक बंदा मेहनत मजदूरी करता है, उसके पास जवाब होता है कि मैं ये पैसे इस जगह से कमा रहा हूँ, ये मेरी अर्निंग है, ये मेरे एक्सपेंडिचर है, और ज़ाहिर बात है वो उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। ऐसा जो पैसा होता है, जो इजी मनी हम कहते हैं, बैटिंग ऐप के ज़रिए, गैम्बलिंग के ज़रिए, उसका एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह हमारे एक अदारे ने तहकीक शुरू की, इनको शोकाज नोटिस किया गया, इंक्वायरी होल्ड की गई, लेकिन इन्होंने अपने आप को कानून से बालातर समझा और प्रोसीडिंग्स को जॉइन्स नहीं किया। उनके पास एक सफिशेंट मटेरियल मौजूद था, इनके अकाउंट्स मौजूद थे, इनके यूट्यूब्स के, इनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स मौजूद थे, जहां से वो चेक करते रहे कि इनका राब्ता किन किन के साथ था। ठीक है। जब ये जवाब नहीं दे पाए तो फिर उन्होंने FIR लॉन्च करने के बाद इनको अरेस्ट किया। जब ये अरेस्ट होता है, अरेस्ट होने के बाद इसके अकाउंट से 6 लाख दिरहम जो है दुबई अकाउंट से बरामद होते हैं। 6 लाख दिरहम? हाँ ठीक है। 1,50 मिलियन जो है इसके लोकल बैंक अकाउंट से बरामद। 1,50 मिलियन? जी जी जी। ये कितने बनेंगे? ये 1,50 मिलियन इसके लोकल बैंक अकाउंट से बरामद होते हैं। 3,25,000 डिजिटल वैलेट से इससे बरामद होते हैं। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जब भी इससे कोई भी डिजिटल के बारे में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है या इसके ये जो रिकवरी होती है पूछा जाता है, ये जवाब नहीं दे पाता। उसकी वजह ये है कि ये पैसा आया कहाँ पे, और ये पैसा ये हमारी जो नौजवान नस्ल है, यंगस्टर्स हैं, उनको वर्गलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इन्होंने ये गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करने के लिए नौजवान नस्ल को किस तरह तरगीब दे रहे हैं। अगर हमारा एक अदारा एक अच्छा काम करता है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा वकास साहब, हमने तो ये सुना है कि वो वीलॉगिंग ही ऐसे करते थे जिससे उनको बहुत अमाउंट आता था। जैसे उनके आपने वीलॉग्स में देखा होगा गालम गलोच देना या फैमिली के ऊपर तनकीद करना या अपनी फैमिली के साथ उनके वीलॉग्स होते थे। क्या उससे इतना पैसा जनरेट नहीं हो सकता? नहीं मैडम, इतना पैसा जनरेट कैसा हो सकता? अगर इन्होंने व्लॉगिंग से या अपने यूट्यूब अकाउंट से पैसा जनरेट किया है तो इसके पास एक्सप्लेनेशन हो सकती थी कि ये मुझे पैसा इस अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है और ये मेरी मनी जनरेट हो रही है, ये मैं अर्निंग कर रहा हूँ। इतना पैसा एक मरतबे अकाउंट में आना, अब आप देखें कि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये बाहर के मुल्क में जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि आए दिन ये व्लॉगिंग में शो कर रहे हैं कि जी आज हम यूके जा रहे हैं, आज हम दुबई। क्या बिज़नेस है इनका? अगर हमारे एक अदारे ने इन पे हाथ डाला है, ज़ाहिर बात है उनके पास सोर्सेज हैं, उनके पास इन्वेस्टिगेशन है। उन्होंने पूछा कि भाई आप बाहर के मुल्क में जाके क्या बिजनेस कर रहे हैं? उसकी बिजनेस की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए ये लोग। इस वजह से ये NCCIA के रिडार पे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने इस अदारे को एप्रिशिएट करना चाहिए और हमें बिल्कुल आगे आने वाली मसलों को बचाना भी तो है ना। अच्छा मुझे वकास साहब ये बताइएगा कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है ये कैसे होती है और इसका क्या सिस्टम होता है, क्योंकि ये कैसे काम करती है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनरेशन है उनको पता हो कि भाई ये गलत है और पेरेंट्स के लिए ये आगाही है। बेसिकली पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1977 बना है, जिसमें आपने पब्लिकली और प्राइवेटली जो है वो गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं कर सकते, ना ही गैम्बलिंग आप कर सकते हैं। अब ये जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स और सो कॉल्ड टिकटॉकर्स जो हैं, ये इनके राब्ते जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ के जो बाहर बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं पाकिस्तान में बेहयाई फैले, पाकिस्तान में अयाशी हो, पाकिस्तान में गैम्बलिंग हो, इनके राब्ते उनके साथ। डार्क वेब वाले, पोर्नोग्राफी वाले, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसके ऊपर भी ये लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल ये कमा रहे हैं। इसी वजह से देखें एक यूट्यूबर के अकाउंट में 1,50,000,000 कहाँ से आए? अब आप देखें कि एक बंदे को इतनी रकम कमाने के लिए एक बहुत सी मुद्दत दरकार होती है। अच्छा अक्सर लोग कहते हैं कि वो बिटकॉइंस है, फॉरेक्स है,
आजकल देखा है बहुत चल रहा है, उससे भी लोग बहुत कमा रहे हैं, क्या उसके जिम्मे में ये आ रहा है? जी, ये भी उसके जिम्मे में आ रहा है। बिटकॉइन के ऊपर भी जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने उसको भी बैन किया। अच्छा, बैन है? जी, बैन है, पाकिस्तान में बैन है। इसके ऊपर भी अब जो है नेशनल असेंबली में जो है वो करारदाद पास हुई है। इसमें ये जो है हमारा अगर एक अदारा एक काम कर रहा है हमारी आने वाली नस्ल को बचाने के लिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर इन लोगों से अगर पैसा बरामद किया है तो वो कौमी खजाने में जमा हुआ है, वो सारा जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा, वो पर्सनल नहीं होगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा होता है, वो आवाम की वेलफेयर पे लगेगा। अब कई लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि एनसीसीआई ने ये पैसा बरामद किया है, ये अयाशी करें, ये अयाशी करेंगे, ये अयाशी के जुमरे में नहीं आता। बेसिकली ये पाकिस्तानी खजाने में पैसे। अच्छा वकास साहब, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स दिफात 25, 14, 13 और 26 के तहत मुलजिम को कितनी सजा हो सकती है? ये जो एक्ट है ये है क्या? बेसिकली इसमें जितने ऑफेंसेस लगाए गए हैं हर एक की सज़ा जो है वो मुख्तलिफ है। जो ऑफेंस सेक्शन 13 है उसकी सज़ा 3 साल है, जो 14 है उसकी 2 साल है, और जो सेक्शन 16 लगाया उसकी सज़ा 3 साल है। इसमें सज़ा तो डिटरमिन होगी जब इसका ट्रायल स्टार्ट होगा। अभी तो बेल स्टेज है। बेल स्टेज पे ऑनरेबल कोर्ट ने ये कंसीडर करना होता है कि जिस शख्स पे एलिगेशन लगा है आइदर उससे कोई रिकवरी हुई है, जो एलिगेशन डिपार्टमेंट ने लगाया है उससे मतलब की रिकवरी हुई है। ज़ाहिर बात है अब एनसीसीआई ये क्लेम कर रही है इसके अकाउंट में पैसे जो आए हैं और एक कसीर रकम है, उसका ये जवाब नहीं दे पाया और वो पैसे बरामद करके कौमी खजाने में जमा करवाया गया है। अब अभी तक अच्छा, पैसे उन्हें बरामद जी बरामद किए हैं और वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हुए हैं सारे, वो पाकिस्तानी के जो खजाना होता है उसमें पैसे जमा हुए हैं। अब इसकी मैक्सिमम जो सज़ा है वो 7 साल है। अब ऑनरेबल कोर्ट ने ये देखना होता है कि जब बंदा अरेस्ट हुआ है उससे कोई रिकवरी भी हुई है कि नहीं हुई। अगर रिकवरी ना हो तो केस कमजोर। अच्छा, ये लीगल प्रोसीडिंग्स जो है ये कितना अरसा होती हैं? और जैसे कि ये भी बताया गया है कि सेक्शन 294B और 420 किस नौयत के जुराइम से मुतल्लिक ये भी है? बेसिकली इसमें जो 294 है उसकी पनिशमेंट जो है वो 6 मंथ है, वो बेलेबल इन नेचर है, और 420 जो है वो भी बेलेबल है लेकिन उसकी पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर। आई थिंक 420 फ्रॉडलेंट में हाँ जी, फ्रॉड में आता है, ये पीपीसी के तहत है। ठीक है। और इसके ये जो है ये बेलेबल है और इसकी मैक्सिमम सज़ा जो है वो 7 साल है। लेकिन अभी तो ऑनरेबल कोर्ट ये बेल स्टेज है, इसमें ये देखना है कि ये किसी भी तरह की ज़मानत का हकदार है कि नहीं। ये जो आप ऑफेंसेस का पूछ रहे हैं ये कल को जब इसकी तरीक़ें स्टार्ट होंगी, ट्रायल स्टार्ट होगा, तब ऑनरेबल कोर्ट देखेगी कि प्रोसिक्यूशन ने जो एलिगेशन लगाए थे उसके अकॉर्डिंगली इससे रिकवरी हुई है। अगर हुई है तो कल फिर जिस जुर्म की जितनी सज़ा है उतनी फिर इसको मुझे बताइए, नॉन बेलेबल ऑफेंस है? जी, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेल तो नहीं हो पा रही है? जी, बेल नहीं हो पा रही क्योंकि 7 ईयर सज़ा है इसकी, तो नॉन बेलेबल है। 420 बेलेबल है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और डक्की भाई के भाई ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है, तो खुशखबरी क्या आई है? खुशखबरी तो नहीं नजर आ रही। वो तो जो मर्जी कहते रहेंगे, ऑनरेबल कोर्ट ने तो ये देखना केस के फैक्ट्स क्या हैं, कोई मेरिट्स क्या हैं। सेटिंग तो नहीं हो रही कोर्ट के बाहर? नहीं, कोई ऐसी सेटिंग्स नहीं होती क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है और सोशल मीडिया पे जी सोशल मीडिया की नज़रें, हर बंदा इसको वॉच आउट कर रहा है। अच्छा वकास साहब, ये आपने बहुत सारे बेल्स बताए हैं, सेक्शंस बताए हैं बीइंग अ लॉयर। मुझे बताएं कि बाकी जितने यूट्यूबर्स हैं, जैसे रजब भट्ट को हम देखते हैं, वो भी बहुत पाकिस्तान के बड़े वायरल किस्म के यूट्यूबर, इसके अलावा भी बहुत से और कपल यूट्यूबर्स हैं, क्या ये उनके लिए सबक है? मैं कहता हूँ ये सबक नहीं है। इन एनसीसीआई को इनके खिलाफ भी एक्शन करना चाहिए ताकि इनसे जो आज की हमारी नस्ल इंस्पायर हो रही है उनको पता लगे कि ये जो शॉर्टकट है, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। ये जो शॉर्टकट मार के रातों रात अमीर हुए हैं, इनके अकाउंट्स में पैसे आए हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है वो एफ़र्ट पे फोकस करे, मेहनत पे करे, एजुकेशन पे फोकस करे। वकास साहब, आपने बात तो बहुत अच्छी की, लेकिन ये भी आपको बताती चलूँ कि एक फ़ौरन सिम लेकर टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठना, हमारी आधी ख़वातीन नस्ल जो है, यंगस्टर्स, यूथ है, वो उस पर बैठी हुई है। तो क्या उनके लिए कोई पैमाना है कि वो फ़ॉरेन सिम्स ले आते हैं, वो टिकटॉक पे बैठते हैं, उसमें कंटेंट भी गलत हो रहा है, उसमें वो जो एक गेम खेली जाती है वो भी गलत है, तो हम नस्लों को कैसे बचा सकते हैं कि हमारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं है? मैं आपके प्रोग्राम के तवासत से बताना चाहता हूँ, आज से 4 साल पहले सेम पॉइंट्स पे जो आपने क्वेश्चन राइज़ किया है, मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल की थी। उसमें मेरा यही क्वेश्चन था
कि ये जितनी सोशल मीडिया ऐप्स हैं इनको लुक आफ्टर करना चाहिए, इनके पैरामीटर्स, जी फिल्टर्स लगाना चाहिए, पैरामीटर्स होने चाहिए, क्योंकि आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं उसमें वो एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग कोई भी ऐप यूज़ कर सकता है। ये मैंने 4 साल पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट में फ़ाइल की थी, उसमें मेरा यही था, मेन इंग्रेडिएंट्स यही था कि इन पे लुक आफ्टर होना चाहिए, इन पे पैरामीटर्स होने चाहिए। इसका मकसद ये है कि हमारे जो यंग जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, बीगो पे, टिकटॉक लाइक पे आके इस तरह की वाहियात हरकत करते हैं। ज़ाहिर बात है अब कोई बच्चा सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, उसके सामने वो नज़ेबा हरकत होती हैं, तो ज़ाहिर बात है उसके माइंड पे अफेक्ट करती हैं, छोटा बच्चा जल्दी पिक करता है। ज़ाहिर बात है, इसीलिए हमारी अपने अदारों हमारी सेलिब्रिटीज बैठे हुए उधर, हमारे स्पोर्ट्समैन बैठे हुए, हमारे सेलिब्रिटीज बैठे हुए, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आदि बैठी हुई है इन चीज़ों के ऊपर। इसमें हमारे जो अदारे हैं उनको भी चाहिए कि इस पर लेजिस्लेशन करनी चाहिए, कानून साजी करनी चाहिए कि हमारी यंग जनरेशन भी इसको देखते हैं, हमारे बच्चे भी देखते हैं, हमारे घर की ख़वातीन भी देखती हैं। और बास टाइम आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसी चीज़ आ जाए तो बंदे को खुद जो है वो शर्म महसूस होती है कि ये कैसे कंटेंट्स आ रहे हैं। और ये जितने सोशल मीडिया यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर हैं, आप देख लें इनके कंटेंट्स में आपको इंफॉर्मेटिव चीज़ कोई नहीं मिलेगी, यंग जनरेशन को आइडियल चीज़ कोई नहीं मिलेगी कि आप ये करेंगे तो आपका फ्यूचर इस तरह ब्राइट होगा, आप ये करेंगे तो वो अपनी फैमिलीज़ को दिखा रहे हैं और उसमें ऐसी हरकत, ऐसे कंटेंट्स दिखा रहे हैं जिसमें हमारे बच्चों का इन फ्यूचर सिक्योर नहीं है, बल्कि उनका जो माइंड है वो वाश किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट वकास अनवर साहब जो डिस्कस कर रहे थे डकी भाई का केस। ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके लिए एक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है कि वो ना ऑनलाइन गैम्बलिंग कर सकें, ना जो है गलत किस्म का कंटेंट डाल सकें, और ना ही कहते हैं ना कि ऐसी हरकत कर सके जिससे पूरा माशरा जो है वो अफेक्ट हो रहा है। ना सिर्फ माशरा अफेक्ट हो रहा है बल्कि आगे आने वाली नस्ल जो है बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकती है और बेराह रवी का शिकार हो सकती है। व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से। पाकिस्तानी ड्रामे माजी में माशरती इक़्तिदार, ख़ानदानी रिश्तों और अखलाकियात की मजबूती की अलामत समझे जाते थे। अंकल उर्फी, अनकही वारिस और धूप किनारे जैसे ड्रामे ना सिर्फ मियारी कहानी बल्कि तरबियत, मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम के सबक देते थे। लेकिन आज के ड्रामे देखकर यही सवाल जहन में उभरता है कि आखिर हम किस सिम जा रहे हैं। टीवी ड्रामों और यूट्यूब फैमिली वीलॉग्स में हैरत अंगेज़ हद से ज़्यादा मुमासलत दिखाई देने लगी है। कहानियों का ज़्यादातर जो महवर मोहब्बत के नाम, रिश्ते, तलाक के बाद ज़िंदगी, औरत को महज जज्बाती खिलौना बनाकर पेश करना और बेराह रवी को आम दिखाना। ड्रामों में मोहब्बत को शदीद और इंतहा पसंदाना रंग देकर दिखाया जाता है। शादी के इदारे को कमज़ोर और तलाक को नॉर्मल या आम बनाकर दिखाने का रुझान बढ़ रहा है। औरत को या तो मजलूम दिखाया जाता है या हद से ज़्यादा बागी और आज़ाद। दरमियानी रास्ता नापैद होता जा रहा है। वालिदैन, ख़ानदानी रिश्ते और इक़्तिदार की बजाय ज़ाती ख्वाहिशात और अना को फ़ौक़ियत दी जाती है। फैमिली वीलॉग्स में झूठी खुशियाँ और परफेक्ट फैमिली और ग्लैमरस लाइफस्टाइल का प्रचार होता है। ड्रामाई झगड़े और रिलेशनशिप ड्रामा के ज़रिए नाजरीन को खींचा जाता है। कंटेंट के नाम पर फैमिली मसाइल को तमाशा बनाकर दिखाया जाता है। बच्चे और ख़वातीन जो हैं के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा बयानिया बना रहा है जो नई नस्ल को कन्फ्यूजन, जल्दबाजी, ताल्लुकात की गैर संजीदगी और फौरी जज्बाती की तरफ ले जा रहा है। तो सवाल ये है कि सब महज क्या रंगीनियाँ हैं या रेटिंग्स हैं, व्यूज़ की दौड़ है, या इसके पीछे वाकई एक सोचा समझा एजेंडा है जो ख़ानदान और माशरती इक़्तिदार को खोखला कर रहा है। इसी सारी सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं वो दुनिया में देखे जाते हैं और ऐसा कल्चर दिखाया जाता है जो समहाउ हमसे रिलेटेबल नहीं होता। तो हमें ज्वाइन किया है हारून शुएब ने जो कि ड्रामा क्रिटिक हैं। हम उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हारून साहब, आपने ये देखा है कि पाकिस्तानी ड्रामाज अर्ली 80s, अर्ली 70s, सड़कें जो है वो खाली हो जाती थी, लोग घरों में जाके ड्रामा ऑन करते थे, मगर अब ड्रामाज तो हो रहे हैं, उनकी रेटिंग्स भी आ रही हैं, मगर वो हमारा कल्चर नहीं है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक जी, और आपने बहुत खूबसूरत ड्रामों का नाम भी लिए जब हमने बात का आगाज़ किया। तो बिल्कुल ऐसे ड्रामे थे जिनको देखकर फैमिलीज़ जो हैं
वो पाकिस्तान की इक़दार और पाकिस्तान की नेशनलिटी के हिसाब से जो वैल्यूज़ हैं उनको सीखा करती थी और वो रीइंफोर्स होती थी। नाज़रीन जो थे वो रिलेट कर पाते थे उन चीज़ों से और हमें उन्हीं का अक्स अपने घर में और हमारे घर के जो मसाइल थे या जो इश्यूज़ थे या जो चीज़ें चल रही होती थी, उनका अक्स टीवी की स्क्रीन पे नज़र आता था। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, अक्स अभी भी नज़र आता है, लेकिन अगेन माशरे की जो बुराइयाँ हैं या माशरे में जो इन्हितात आ गया है, जहाँ वैल्यूज़ का लॉस है, वो चीज़ें अब टीवी के ऊपर दिखाई जाती हैं और उसी को जो है वो ज़ाहिर है कि टीवी से देन ऑडियंस तक भी पहुँच रही हैं वो चीज़ें। तो मुझे लगता है कि हमें और एज़ कंटेंट प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है, वो राइटर्स के ऊपर है, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के ऊपर है कि उन्होंने ये सोचना है कि वो क्या चीज़ दिखा रहे हैं। एक थोड़ा-सा अमल होता है खुद एहतसाबी का और मेरे ख़्याल में वो जो है वो ज़रूरी है हर आर्टिस्ट के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सेंसरशिप की जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत कोई वज़ा कर दे कोई असूल कि जी इधर तक आप बात कर सकते हैं, इधर से आगे बात ना करें। ये हर इंसान के अंदर एक मीटर लगा होता है, जिससे उसको पता होता है कि जी ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, इसका असर मेरे माशरे पे मिनहसुल कौम हमारे ऊपर कैसा होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अहम जिम्मेदारी है हमारी सबकी। अच्छा हारून शरीफ साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि पहले बड़े बड़े बंगलोज और इतनी फ्लैशी लाइफ, और हम बात कर रहे होते हैं 2000 करोड़ की, और गाड़ियां ऐसी दिखा रहे होते हैं जो कि पाकिस्तान के 1% के पास नहीं है। हम लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट करें तो ये क्या माशरे में हम क्या फैला रहे हैं? हर बंदा इस ब्रांड्स की रेस में आगे जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और वो जिसको कहते हैं ना कि आप एक फैंटेसी तो दिखाते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है हमारे सारे ड्रामे जो हैं वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करते हैं। जो जो रियलिटी है, जो असल है, वो कहीं भी किसी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। चाहे वो सोशल मीडिया की स्क्रीन हो, चाहे वो कंटेंट प्रोड्यूसर जो यूट्यूब के ऊपर अपना काम बना के डाल रहे हैं उनको आप देख लीजिए, या आप फिर टीवी चैनल्स की बात कर लीजिए। मुझे याद है कि जब गांव की स्टोरी हुआ करती थी तो पाकिस्तान के गांव का एक रियल रिफ्लेक्शन नजर आता था, कैरेक्टर्स के थ्रू, प्रॉप्स के थ्रू, सेट्स के थ्रू। अब अगर कभी खाल खाल कोई गांव की स्टोरी आ भी जाती है किसी टीवी चैनल के ड्रामे में, तो वो इतना ग्लॉसी गांव दिखाते हैं, इतना ग्लॉस्ड अप, इतना ग्लैमरस कि वो गांव गांव भी नहीं लगता। पाकिस्तान का कौन सा गांव है जहां पर लड़कियां जो हैं वो इस किस्म के रंगीन कपड़े पहनकर अटलाती, घूमती फिरती, भागती, दौड़ती फिरती हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये मुझे लगता है कि हमने उन सबको पैकेजिंग के चक्कर में जो है वो रियलिटी से बहुत दूर ले गए हैं। तो वो पैकेजिंग जो है वो हमें ड्रामों में भी नजर आती है। कहानी जो है वो गांव से शहर की तरफ आ गई है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक बैलेंस रहना चाहिए। और जो शहर में भी कहानी आई है, वो कहानी जो है वो अब ड्राइंग रूम्स, बड़ी बड़ी गाड़ियों, शानदार घरों, जिस तरह आपने कहा 20 करोड़ 50 करोड़ से कम की तो बात ही नहीं होती अब जब कारोबार की बात होती है। तो ये चीजें बड़ी अजीब हो गई। अमजद इस्लाम अमजद साहब के ड्रामे आपको याद होंगे, आपने वारिस का जिक्र किया। हसीना मोइन साहिबा के ड्रामे आपको याद होंगे, आपने धूप किनारे का जिक्र किया। देखिए उसमें भी अर्बन कहानियां भी थी और रूरल कहानियां भी थी, लेकिन एक जो था वो रिलेटेबिलिटी का आंसर जरूर रखा गया था कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी चाहे वो शहरों में रहते हो या गांव में उसके साथ रिलेट कर सकें। हारून साहब, कुछ सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी जो सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़ेरे बहस है। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात की जा रही है, डिवोर्स रेट की इतनी ज़्यादा बात की जा रही है, इसके साथ साथ चीटिंग की बात की जा रही है, और एक फैमिली प्रोपेगेंडा की बात की जा रही है जो कि कभी देखने में नॉर्मली नहीं आया। और हमारे ड्रामाज जो हमेशा से एक मैसेज दिया करते थे पूरी दुनिया को, वो मैसेज कहाँ गया? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये तो एक ऐसा पॉइंट है जिसपे मैं तो पर्सनली खुद बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ। आप देखिए जहां पर हीरो जो है वो हीरोइन का हाथ जबरदस्ती पकड़ के कॉलेज के बाहर से उसको गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है, और वो हीरो ही रहता है और हम उसको आइडियलाइज भी करते हैं। तो फिर आप ये देखिए कि यही चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं आम जिंदगी में भी, और हम इसकी मिसालें देखते रहे हैं। अभी माजी करीब में भी हमने देखा, सना यूसुफ के केस में हमने देखा। एक रिसेंटली एक ड्रामा आया है जिसमें एक सीन दिखाया है, वाकई उसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं लगा, कोई सेंसरशिप नहीं लगा। इट वाज अबाउट अ रेप। हम नेशनल टीवी में बैठे हुए, हम ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर बीइंग अ क्रिटिक आई वांट टू आस्क, क्या हमारी बच्चियां ये ड्रामा देख के क्या सबक सीख रही हैं? क्या हम उनको दिखा रहे हैं? देखिए जो अभी रिसेंटली अतीका उठो साहिबा ने कहा भी
कि कुछ ड्रामे हैं जो कि आप लेट नाइट स्लॉट में चलाएं। हमारे यहाँ पाकिस्तानी माशरे में अमूमन तरीका यह है कि 8 बजे का ड्रामा पूरी फैमिली साथ बैठकर देखती है। अगर आपने किसी ऐसे मौजू पर बात करनी है, और मैं ये नहीं कहता कि रेप के मौजू पर बात नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन पे बात हो सकती है कि किस हद तक आपको दिखाना जरूरी है, कहानी का डिमांड क्या है, लेकिन वो फिर ड्रामा आप एक ट्रिगर वार्निंग के साथ शाम में रात में चलाइए, देर में चलाइए, 10 बजे 11 बजे, ताकि जो बच्चे हैं जो इंप्रेशनेबल एज के हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, वो इन चीजों के ऊपर इतनी जल्दी, जब वो इस बात को समझ नहीं सकते कि इसके अच्छे बुरे नताज क्या हो सकते हैं, उस वक्त उनको एक्सपोज ना किया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात की अतीका ओडो ने, और मैं भी इसको सेकंड करूंगा। मैं अक्सर इसकी बात करता हूं जब भी किसी प्रोग्राम में जाता हूं कि आप फिर एक 11 बजे का स्लॉट इंट्रोड्यूस कर दीजिए और कहिए कि ये सिर्फ एडल्ट कंटेंट है, जो कि सिर्फ बड़े बालिग अफराद जो कि सही गलत को समझते हैं वो ये देख सकते हैं। बच्चों को ये प्रोग्राम नहीं देखना चाहिए। ट्रिगर वार्निंग चला दें आप उससे पहले, आप उससे पीजी पहले जो होता था पूरी दुनिया में जी पीजी लगता जी है, वो दिखाएं, रेटिंग आप आप वो लगा चलाएं। दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बैठकर बड़ों के साथ ड्रामा देखते हैं और ये बात हम सबको पता है। 8 बजे के ड्रामे ऐसे होने चाहिए जो कि फैमिली वैल्यूज को इंडोर्स करें, उसमें इस किस्म की थीम्स को अवॉइड करना चाहिए। अभी हमने पिछले दिनों देखा, मन मस्त मलंग था शायद उस ड्रामे का नाम, जिसमें हमने देखा कि हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को बांध के रखता है पूरी रात, और उसके बाद भी उसकी बीवी उसको बहुत प्यार से देख रही होती है कि देखें किस किस्म का मर्द है जिसका इतना मेरे ऊपर हक है। तो ये अगर आप ये चीजें आइडियलाइज करेंगे और लोगों को इस तरह दिखाएंगे और इस चीज को जो है कंडेम भी नहीं करेंगे अपने ड्रामे में, बल्कि ग्लोरीफाई करेंगे कि मोहब्बत हो तो फिर इतनी शदीद हो, तो फिर इतनी शदीद मोहब्बत जब आपको आम जिंदगी में नजर आने लगती है, जहां लोग जो है वो लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं या उनके ऊपर खुदा न खास्ता एसिड फेंक देते हैं, या कई लड़कियां जो है बेचारी अपनी जान से जाती हैं, तो फिर आप एतराज क्यों करते हैं? भाई उसमें तो वही हम बात ड्रामे का करते हीरो हैं, बिल्कुल, स्क्रीन से ना ये निकल के रिलीजियसली एडवोकेट कर सकते हैं, ना कल्चरली हम इस चीज को एडवोकेट कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि औरत का जो एक ओरिएंटेशन है, या तो बहुत नेगेटिविटी की तरफ जाता है, या तो बहुत ही उसको ना कहते हैं ना कि स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है। कोई बैलेंस नहीं है यहाँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वो देखिए ना आपके हम टेलीविजन को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट के जोन में ले आए हैं, या तो फिर किरदार बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा और या बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। जिंदगी में ऐसा नहीं होता, जिंदगी में ग्रे शेड्स होते हैं और हर इंसान के अंदर अच्छी बुरी बातें होती हैं। माफी मांगी जा सकती है, गलती का एहसास हो सकता है, लेकिन ड्रामों में हमें ऐसी चीज नजर नहीं आती। हमें लोग एक्सट्रीम बिहेवियर्स पे नजर आते हैं। तो एक्सट्रीम बिहेवियर्स पे लोगों को दिखाकर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? अगर आप अच्छे हैं तो आप फिर बहुत अच्छे हो जाएं और मार खाएं और उसके बाद भी उसी घर में रहें, उसके बाद भी उस हीरो को माफ कर दें और अपना घर बसाने के लिए दोबारा चली जाएं और कुर्बानियां दें। और या फिर अगर आप बुरी हैं तो फिर आपने जो है वो पहने होंगे वेस्टर्न क्लोथ्स, आप जो है वो जॉब करना चाहेंगी, उसके लिए आप अपने खानदान को, अपनी वैल्यूज को कुर्बान कर देंगी, और आप जो है वो घर में रहने को तरजीह नहीं देंगी। मतलब ये किस किस्म के हम स्टीरियोटाइप्स जो है वो रीइंफोर्स करते हैं अपने ड्रामों के थ्रू। तो जिस तरह मैंने पहले कहा था, जिम्मेदारी मेरे ख्याल में राइटर्स के ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर और चैनल्स के ऊपर आती है, और इसी की रिफ्लेक्शन फिर आपको सोशल मीडिया में भी नजर आती है। आपने पहले बात की थी कि ये जो डेली व्लॉगर्स हैं और ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये भी मैं इसी इन्हीं में आपसे आइडियाज बात करना चाह रही हूँ कि एहतसाब व्लॉगर्स का हो रहा है, एहतसाब यूट्यूबर्स का हो रहा है कि फ्लैशी चीज़ें दिखाना, ये या आप पूरी जनरेशन को गलत चीज़ों के ऊपर आप लोग जो है रुझान आप लोग उस तरफ कर रहे हैं। लेकिन ड्रामाज में जो हो रहा है, इतने बड़े बड़े झुमके, इतनी ऐसी ज्वेलरी, फ्लैशी मेकअप, कपड़े, साड़ियाँ, हमारी नॉर्मल जिंदगी में कौन सी ऐसी औरत है ये सब कुछ लेके घर बैठी होती है? बिल्कुल जी ऐसे ही है। और मैं अक्सर देखता हूँ कि जिस किस्म के घर हमें दिखाए जा रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामों में, उसमें कितने परसेंट जो है वो पाकिस्तान में इस तरह के घर हैं। एक मेरा ख्याल में कराची में घर है या 2 घर होंगे जहां पर हर ड्रामे की शूटिंग होती है। आपको सेट देख के पता चल जाता है कि अरे ये ड्रामा तो हम, ये सेट तो हमने, या ये कमरा या ये फ्रेम हमने किसी दूसरे ड्रामे में भी देखा था। आपके मुल्क में उस तरह के घर गिने चुने हैं, तो आप उन्हीं घरों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो नॉर्मल घर हैं, जो मेरे और आपके घर हैं। वो हमें क्यों नहीं ड्रामों में नजर आ रहे हैं? तो ये चीजें बिल्कुल की जा रही हैं। और ये अगेन जिस तरह मैंने कहा कि वो जो डायरेक्टर है वो खूबसूरत बनाने के
फ्रेम के चक्कर में ना वो गांव को गांव रहने देता है, ना वो शहर को शहर रहने देता है, ना वो घर को घर रहने देता है। वो हर चीज को एक स्टूडियो बनाकर साहब, हमने तो present करना बूटा चाहता है। फ्रॉम टोबा टेक सिंह भी बहुत कहते हैं ना कि बड़े अच्छे अंदाज से देखा, तो आज हम वो नहीं देख पाते, मगर हम फैसल कुरैशी को देख के पाते हैं कि वो बड़े ही घर से हमेशा निकलेंगे। मगर वो कहाँ बूटा फ्रॉम द टोबा टेक सिंह का कैरेक्टर और कहाँ फ्लैशी घरों के कैरेक्टर, कितना बड़ा तजाद है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। फैसल हो गए, नुमान इजाज हो गए, दूसरे आप सवेरा नदीम को देखिए। सवेरा नदीम का मुझे पहला ड्रामा याद है जिसमें वो एक बिल्कुल मशरकी सी एक लड़की बनी हुई थी, लेकिन अब वो जो है वो हमें इस तरह का किरदार नजर ही नहीं आता टीवी स्क्रीन के ऊपर। बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह की आपने बात की, फैसल कितने मासूम, गांव से शहर आए, मसाइल उजागर हो रहे हैं उस कहानी से, लेकिन अब आपको उस तरह का ड्रामा भी नहीं नजर आएगा। आपको फैसल कुरैशी भी उस तरह के किरदार करते नजर नहीं आएंगे। वो आपको जब भी नजर आएंगे, अभी 3 ड्रामे चले हैं फैसल के, यक के बाद दीगरे, एक तो चल रहा है, 2 इससे पहले खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए किसी एक ड्रामे में फैसल का किरदार जो है वो कम से कम जो है वो 50 करोड़ से कम का असामी नहीं थी। अच्छा, हर ड्रामे में वो जो है वो मुझे प्लीज बताइएगा, बिकॉज यू वर ड्रामा क्रिटिक, यू हैव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्री। ये मुझे बताइएगा कि हमारे तो अदाकार वही हैं, कैरेक्टर्स वही कर सकते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर होता है, ये किया जाता है, क्योंकि एक परफॉर्मर है, तो उससे हमेशा से ही जैसे क्या ये प्रोड्यूसर्स बदल गए हैं या उनकी तरजीहात बदल गई हैं या उनका कंटेंट बदल गया हुआ है कि उनको हर चीज़, अगर सवेरा नदीम साहिबा तो उनको फ्लैशी दिखाना है, उनको किसी अमीर आदमी की बीवी दिखाना है, और अगर ऐसे 4-5 नाम और हैं जो कि अमारत के ज़िम्मे में आते हैं, अतीका ओडो साहिबा हैं, तो क्या वो नॉर्मल कैरेक्टर नहीं कर सकते? नहीं, अतीका ओढो का हमें निजात भी याद है, जिसमें वो एक बहुत गरीब औरत बनी हुई थी जो कि बिल्कुल अपने घर के मसाइल से बहुत परेशान थी। तो कर सकते हैं बिल्कुल। हमारे अदाकार तो मेरे ख्याल में बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत उनके पास वर्सटिलिटी है, लेकिन मेरे ख्याल में अब जो सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल में जरूरत है वो इस वक्त डायरेक्टर्स को ये सोचने की है कि फ्रेम खूबसूरत करने के चक्कर में वो इमारत भी दिखाते हैं, वो मेकअप भी परफेक्ट दिखाते हैं, वो हर किसी का चेहरा जो है वो एक जैसा कर देते हैं, मेकअप की इतनी तहें लगाते हैं, कोई भी जो है वो रियलिज्म की तरफ नहीं जा रहा। अब मुझे नहीं पता कि ये किस तरह ये बबल बर्स्ट होगा और हम वापस दोबारा रियलिज्म की तरफ आएंगे या नहीं, लेकिन अभी तो हर चीज जो है वो एक्सट्रीमली ग्लॉसी, एक्सट्रीमली ग्लैमरस और एक्सट्रीमली पिक्चर परफेक्ट होती है, तभी वो हमारी किसी स्क्रीन पे नजर आती है। वरना वो कहा जाता है कि जी ये ड्रामा तो गरीबों का है, ये कौन देखेगा, लोग पहले ही मसाइल से परेशान हैं, तो उनको उन्हीं की रियलिटी दिखाने की क्या जरूरत है। लेकिन आप लोगों को ख्वाबों में नहीं रख सकते हैं, बिकॉज फिर ये एक स्लिपरी स्लोप है जिससे आहिस्ता आहिस्ता हम सब फिसलते ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब, जो हमारी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे और फैमिली वीलॉग्स की बढ़ती हुई मुमासलत ने कहते हैं ना कि रुझानात ही बदल गए हैं, और पाकिस्तानी ड्रामा जो हमेशा से ही खूबसूरत और अच्छी रेटिंग के साथ पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, अब सिर्फ ग्लैम फैक्टर आ चुका हुआ है। असली स्टोरीज जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हुई है, जो ओरिजिनल कल्चर था पाकिस्तान का वो दिखाया नहीं जा रहा। आई थिंक बॉर्डर पार कल्चर जो है उससे ज़्यादा आप कहते हैं ना कि फैंसी हो के वही कल्चर आप अपने ड्रामास में दिखा रहे हो, जो कि हमारा कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कल्चर को वापस पाकिस्तानी कल्चर में कैसे हम तब्दील कर सकते हैं, हमने सोचा कि हम इस सेगमेंट को डिजाइन करें और पूछें अपने ड्रामा क्रिटिक से। तो हम चाहते हैं कि हम रोजाना या हम लोग जब भी आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में भी ड्रामा इंडस्ट्री के ऊपर हम बात करेंगे, ऐसे सेगमेंट्स को डिजाइन करेंगे ताकि लोगों को सबसे ज्यादा अवेयरनेस हो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड कर रही है और ड्रामा कंटेंट बनाने के पीछे किसका हाथ है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ऐसे मौजू पर जो पाकिस्तान के एहसास और हमारी कौमी तशख़्ख़ुस की बुनियाद है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मिरास को नई नस्ल तक पहुँचाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इसी मकसद के लिए कायद-ए-आज़म फाउंडेशन सरगर्म अमल है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में कायद-ए-आज़म के अफकार और पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रही है। हमारे आज के मेहमान वो ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने इस मिशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है।
सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कायदे आज़म फाउंडेशन डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर, जो कि पेशे के एतबार से एक नुमायां मौलिज हैं, मगर उनकी शख्सियत का दायरा इससे कहीं वसी है। वो अदीब भी हैं, सफ़ारत कराना मिजाज भी रखते हैं और इंसानी हमदर्दी को अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं। ह्यूस्टन में जिन्ना लाइब्रेरी के क़याम के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान की तारीख, सकाफत और अमली विरसे को महफूज रखने और नई नस्ल तक पहुँचाने का अजीम कारनामा अंजाम दिया है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पैट्रन इन चीफ कायदे आज़म फाउंडेशन एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, जिन्होंने दिफाए पाकिस्तान के इदारे से वाबस्तगी के बाद अपनी ज़िंदगी को कौमी समाजी खिदमात के लिए वक़्फ कर रखा है और उनकी शख्सियत में पाकिस्तानियत का जज्बा और मुस्तकिल के लिए एक विजन नुमाया तौर पर नज़र आता है। हम दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं रुख करूँगी डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है पाकिस्तान आके? ये प्यार, हमारी जान पाकिस्तान, हमारा ईमान पाकिस्तान, हमारा मदरलैंड पाकिस्तान है। जितनी खुशी यहाँ होती है किसी चीज़ की नहीं होती। मदरलैंड के बानी को लेके चले गए आप ह्यूस्टन, इतनी ज़बरदस्त लाइब्रेरी, कायदे आज़म फाउंडेशन और बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, ये दोनों चीज़ें कैसे आपने इंटर रिलेट की? देखें, जो कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना के मौलिज थे कर्नल इलाही बख्श, उनसे हमारा खूनी रिश्ता है और बचपन से हम कायदे आज़म की अज़मत के बारे में सुनते आए थे कि ये कितने अजीम इंसान है। तो कायदे आज़म हमारे बचपन से हमारे जिस्म के अंदर मौजूद थे और 55 साल प्रैक्टिस करने के बाद जब मैंने रिटायरमेंट ली है तो 22 फरवरी को हमने जिन्ना लाइब्रेरी कायदे आज़म फाउंडेशन के अंडर USA में की है और हम 3 लोग हैं वहाँ अमेरिका में। मैं हूँ और मेरे साथ हमारे सदर ताहिर भट्टी साहब हैं, हमारे CEO तनवीर साहब हैं, अभी रिसेंटली हमारे एडवाइजरी कमेटी में शौकत साहब आए हैं आगा रेस्टोरेंट के, लेकिन हमारे पैटर्न जो हैं मायानाज खालिद चिश्ती साहब हैं। तो हम चारों ने मिलकर ये बेड़ा उठाया है जो हम अपने अल्फाज में कहते हैं कि इतना एहसान जो किया है हम पे कायदे आज़म ने, हम सारे मिलके आहिस्ता आहिस्ता वो आहिस्ता अपना कर्ज वापस उतार रहे हैं उनकी खिदमत के लिए। हमारी एक एजेंडा है, सिंगल एजेंडा, अच्छा, लेगेसी, to promote the legacy of Qaid Azam. That's very good. That's, you know, the entire nation will be honored to know about it. और उसका एक मकसद है कि हम पैगाम पाकिस्तान दें यूथ को कि कौन थे कायद आज़म के, को भूलना नहीं चाहिए। और हम समझते हैं कि उनको जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, पीटर द ग्रेट कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा पाकिस्तान का जो नौजवान है कायद आज़म ग्रेट के नाम से जाना चाहे। बिल्कुल ऐसा ही है। आज मैं रुख करूँगी खालिद चिश्ती साहब का। वैसे तो हमारे दिफाई तज्जियाकार हैं, हमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तज्जिया देते हैं, हमारे शोज़ का भी हिस्सा रहे हुए हैं और बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ लेते हैं वहाँ से। अच्छा, आपकी वाबस्तगी कायद आज़म फाउंडेशन से मुंसलिक होने कोई तहरीक कहाँ से मिली? कैसे सोचा कि आप कायद आज़म पे इतने उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स वहाँ देखें, जाके लेक्चर्स दें, कैसे आपने रिलेट किया इस चीज़ को? थैंक यू हिना फॉर द इन्विटेशन, आपका और आपके चैनल का। इसमें कोई शक नहीं है कि सारा जो ये कुछ है, सब कुछ जो सजा हुआ है वो कायद आज़म के मरहून मिन्नत है। मेरी इंस्पिरेशन 20 साल पहले, तकरीबन 21 साल पहले शुरू हुई थी। 2003-04 में मैं तुर्की गया था, इस्तांबुल वॉर कोर्स करने। वहाँ में मैंने कमाल अतातुर्क की जो इज़्ज़त देखी, जो तुर्क लोगों की नज़र में, तो मुझे नदामत हुई और एक तहिया किया या मैंने कर्ज़ अपने पे समझा और मेरी प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर कमोडोर भी वहीं हुई। तो और ज़्यादा महसूस हुआ कि इस मुल्क में जितनी इज़्ज़त मिली है तो वो कायद आज़म के वसीले से मिली। तो बस वापस आकर मैंने कोई इकट्ठी करनी शुरू की और टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 650 के करीब कायद आज़म के लार्ज साइज़ पोर्ट्रेट हैं, दिस साइज़, एंड देन मेरे पास 250 के करीब वर्ल्ड लीडर्स के ट्रिब्यूट हैं अबाउट कायद आज़म, चर्चिल, नेल्सन मंडेला, वो हीरोज़ के। अब फिर लोगों ने इंस्पायर किया कि आप बच्चों को पास ऑन करें। आई स्टार्टेड गिविंग टॉक्स। मैं कोई 20 साल से लेक्चर्स वगैरह दे रहा हूँ, ऑल ओवर पाकिस्तान में भी, ग्लोबली भी दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब से मिलने से पहले भी। ठीक है। इनकी मेहरबानी कि इन्होंने मुझे रीच आउट किया और कहा कि बल्कि इन्वाइट किया। इन्विटेशन तो मुझे पहले भी मिलती थी UK से और बहुत सारे मुल्कों से कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें, लेकिन जो पैशन डॉक्टर साहब की और ताहिर भट्टी साहब की और तनवीर साहब की, जो वहाँ हमारे बाकी हैं दोस्त, जो मैंने जब ये इनको देखा कि ये तो एक ग्रुप ऑफ डेडिकेटेड वॉरियर्स हैं फॉर जिन्ना, तो दैट इंस्पायर्ड मी बेसिकली। तो मैंने इनके साथ, इट्स अ प्लेयर एंड ऑनर कि इन्होंने मुझे ना सिर्फ अपने साथ मिलाया बल्कि मेरी तमाम रिलक्टेंस के बावजूद इन्होंने कहा कि आप पैटर्न चीफ होंगे, क्योंकि मैंने इनसे कहा जी मेरा नहीं है, आप वहाँ हैं, लाइब्रेरी वहाँ है, मैं रहता ही हूँ। तो इन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि ये जोग्राफिकल लोकेशन से कायदे आज़म कोई ताल्लुक नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन है, आप 20 साल से कर रहे हैं, हम अब शुरू कर रहे हैं।
तो यू विल रिमेन द पैटर्न चीफ। मतलब दिस इज वेरी काइंड एंड बिग हार्टेड। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब की तारीफ होंगी। डॉक्टर साहब, ह्यूस्टन में जिन्ना लाइब्रेरी का क़याम बुनियादी मकसद क्या था? यूथ, आजकल की यूथ को नहीं पता कि बानिए पाकिस्तान कौन है, नहीं पढ़ाया जाता ना किसी निसाब में। हमें ये पता है किताब के पीछे एक तस्वीर होती है, उस पर 1-2 लाइनें लिखी होती हैं और वो बच्चा यूँ करके तस्वीर देखता है, उसके बाद कहता है मामा ये कौन है? क्यों, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में ह्यूस्टन में 300 से ज़्यादा किताबें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हैं। सारी कायद-ए-आज़म, कुछ ऐसी किताबें हैं जो कायद-ए-आज़म अपनी हैंड राइटिंग में लिखी हुई हैं। उन सबको हम डिजिटलाइज करके AI बनाएंगे ताकि वो ऐप हो, आपके पास हो और हर बच्चे के पास हो, और वो सवाल करे, जिना मुझे बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, तो जिना अपनी आवाज़ में उनको बताएंगे, ताकि ये हर बच्चे को बताया जाए कि हमारा क्या पैगाम है, क्यों कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया, ये ख़ित्ता जो अमन के लिए पैदा हुआ था, ये उसकी शख्सियत से हुआ था, इसका मकसद क्या था। ये सारी चीज़ें ऐप में होंगी और इंशाअल्लाह ताला अगर ये हम कर जाएंगे तो हम अपना थोड़ा सा कर्ज उतार देंगे। जिन्ना ने ये कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि जब मैं मरूं तो खुदा कहें कि वेल डन मिस्टर जिन्ना। और हम ये चाहते हैं कि हम जब पहुँचें जिन्ना साहब के बारे में तो वो कहें कि भाई तुमने भी अच्छा काम किया, ताकि जिन्ना साहब हमारी सिफारिश करें अल्लाह को कि हम सही काम करके आए हैं। तो ये इसका ये मकसद है। हमारे लिए ये काम एक इबादत की ही हैसियत रखता है, और क्यों ना करें। जिस शख्स ने हमें पहचान दी है, इस्लामिक रियासत बाई है, और ये पैगाम हमारे कायद का है कि नो पावर ऑन अनडू पाकिस्तान। और हमारे ये चूँकि हम ईमान रखते हैं, ईमान की तौहीद है, हम समझते हैं कि ता क़यामत तक ये कौम कायम रहेगा, और पाकिस्तान जो बाबा ने बनाया है हम उसके सिपाही हमेशा उसके साथ रहेंगे। और ये जो अगर ये बात हम बच्चों को समझाएंगे, जवानों को समझाएंगे, ये एक सिंगल एजेंडे पे हम काम करेंगे। खालिद चिश्ती साहब, एक क्लिप आता है सोशल मीडिया पे, ट्रेन टू पाकिस्तान, पहली ट्रेन आती है, कायद-ए-आज़म ट्रेन के अंदर जाते हैं, देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन हु वाज अलाइव इन द ट्रेन एक्सेप्ट फॉर द वन किड। वो जो एक सिनेरियो है, उस सिनेरियो को क्यों नहीं हम लोग उजागर कर सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों ने मूवीज़ बनाई, मगर मूवी कुछ चल पाई, कुछ हम लोग दिखा ही नहीं सके, कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हो गई। क्यों ये सब कुछ क्यों किया? देखिए ना डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं ना कि हमें पास ऑन करना है, ये मेरा ख्याल है, मैं अपने आप को कहता हूँ। और मैं जब लेक्चर्स भी देता हूँ पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी, तो लोग मुझे पूछते हैं कि ये वो पाकिस्तान, ये वही है जो कायदे हम चाहते, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी तरफ से भी, और मुझसे पहले वाली जो नस्ल थी पाकिस्तान बनाने के बाद, वो ये मांगता हूँ कि हम उनको वो पाकिस्तान नहीं पास ऑन कर सके। और ये जो एफ़र्ट डॉक्टर साहब की है बहुत ज़बरदस्त सिंसियरिटी और पर्पस के साथ, ये वही मकसद है कि हम पाकिस्तान का कम अज़ कम अगर हम दिखा नहीं पा रहे तो ये तो बता दें कि कायदे की ये विज़न थी, ताकि आप जैसे जो यूथ है वो कनेक्ट कर सके, वहाँ से लीड ऑन कर सके। और मेरा बिलीव है, मेरा ईमान है कि हम हो ना हो इस दुनिया में, लेकिन मुझे यकीन है कि जो नई नस्ल है वो पाकिस्तान को वापस वहीं लेके जाएगी जो कायदे का अपना विजन था। बाद में मफाद परस्त आ गए, अपॉर्चुनिटिस्ट आ गए, आपने देखा है पावर हंगरी लोग आ गए हमारे मुल्क में, मेजॉरिटी को नहीं मैं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने प्लूट कर दिया कायद-ए-आज़म का जो विजन था कायद-ए-आज़म का। अब हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम, अगर हमने बड़ों से सुना है, हम पास ऑन करें नई नस्ल को और बताएं कि ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था। गाज़ा देख लें, सिर्फ आज़ादी देख लें, ये सब दुनिया टर्मोइल में गई हुई है, किस वजह से पेन से गुजर रही है। देखा कितनी, आपने कहा वो ट्रेन की मिसाल दी, तो गाज़ा जैसी पिक्चर थी ना, जो कायद-ए-आज़म ने आके देखा कि 10-10 हज़ार लोग ट्रेन पे आते थे, है ना, उस वक्त माइग्रेट करके 5,000 जिंदा पहुंचते थे, 5,000 डेड बॉडीज़ पहुंचती थी, और फर्श ट्रेन का खून से भरा होता था। दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन में से एक माइग्रेशन थी। एब्सोल्युटली। लेकिन फिर हमने वैल्यू ऐड करना है ना उन शहीदों को जिन्होंने जाने दी, उन माओं ने जिन्होंने इज़्ज़तें लुटाई, बीवियों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, हमने वैल्यू ऐड करनी है। तो हर बंदा अपना अपना रोल करे। मैं एक्नॉलेज इन तीनों दोस्तों को जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं ये करता हूँ कि इन्होंने वहाँ रह के प्रोफेशन अपना जो मर्ज़ी रखा, कारोबार वहाँ किए, डॉलर्स कमाए, सब कुछ किया, लेकिन अपनी रूट्स को कनेक्ट करना नहीं भूले। और वहाँ की जो नई नस्ल है, देखिए उनको हमारे पे लाजिम है कि हम कनेक्ट करें। वो ये कर रहे हैं, और मैं तो इसलिए इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और वहाँ के भी पेरेंट्स, यकीन करें, मैं 2-3 दफ़ा भी गया हूँ मैं पिछले 6 महीनों में, तो उनके पेरेंट्स
इनका शुक्रिया कर रहे हैं, मेरा शुक्रिया कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि शुक्र है आपने हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया, दे कैन कम एंड रीड द बुक्स। जिस ऐप का डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, हम AI ऐप्स में इस वक्त ऑलमोस्ट बनवा रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं। कायद आज़म की वॉइस में AI में ला रहे हैं कि बच्चा सवाल करे कि आपकी एजुकेशन क्या थी, तो कायद आज़म खुद बताएं कि आई वाज ब्रॉट अप हियर एंड एजुकेटेड देयर। तो इंशाल्लाह ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कंटिन्यूड है, चल रहेगा। मैं डॉक्टर साहब के पास हूँ। डॉक्टर साहब, क्या विजन है, क्या चाहते हैं, क्या मकसद लेकर आए हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, और आपकी लाइब्रेरी क्या रोल प्ले कर सकती है? देखें, जो शहीदों ने, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जब वो कुर्बानियाँ देते हैं तो फिर कौम बनती है। ये वो कौम पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तानियत समझने के लिए चारों सूबों को इकट्ठे होकर एक आवाज़ देनी पड़ेगी। उसके लिए हम कायदे आज़म को उजागर कर रहे हैं कि हर बच्चा उस लाइब्रेरी से मुफीद हो। हम डिजिटलाइज करें वो 300 किताबें जो कि कायदे आज़म पे लिखी गई हैं, ताकि हर कोई हर किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू करे। हम हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहते, हम हिस्ट्री को बताना चाहते हैं कि हमारे जो लीडर हैं वो दुनिया के अजीम तरीन लीडर हैं, किसी से कम नहीं है, और उनकी टीचिंग जो है यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, हम तीन यही कर लें तो हम एक बहुत अजीम कौम बन सकते हैं। खालिद साहब, जिन्ना लाइब्रेरी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकेंगे, जल्दी से आप मुझे जवाब देखिए ना, सबसे अच्छी बात उस लाइब्रेरी की है कि डॉक्टर साहब ने अपनी जगह डेडिकेट की है, ठीक है, काइंड ऑफ डोनेट किया है, बड़ी प्राइम लैंड पे है, सेंट हार्ट ऑफ द टाउन है, कहीं सबर्ब्स में भी कर सकते थे। इनका मकसद ही ये था कि इतनी सेंट्रल लोकेशन हो के बच्चे आके एक्सेस करें। वो लाइब्रेरी खुलती है, रिक्वेस्ट बेसिस पर भी स्पेशली भी खोली जाती है, तो बुक्स वहाँ पे जैसे मैंने कहा AI है, कंप्यूटर ऑनलाइन भी और फिजिकल भी है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर, जो कि चेयरमैन है कायदे आज़म फाउंडर्स के, और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया था एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, जो कि पैट्रन चीफ हैं कायदे आज़म फाउंडेशन के। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे आज एक बहुत अहम मौजू पे कि पाकिस्तान के एहसास और हमारी कौमी तशख़्ख़ुस की जो बुनियाद है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, जिनको हम फरामोश नहीं कर सकते, जिनको हम भुला नहीं सकते। अपनी यूथ को हमने देना है, तो उनका पैगाम देना है, उनका विजन देना है, जिससे पाकिस्तान जो वो एक बेहतर मुल्क बन सकता है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है कायदे आज़म का नाम रोशन करने की एक छोटी सी काविश है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएं और कंटेंट में ज़रूर बताइए, और हमेशा से देखते रहिए, पसंद करते न्यू पाकिस्तान। मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।